ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में प्रतिनिधि निबंध संग्रह बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित निबंध संग्रह है। प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित अंतिम जो निबंध है, 8वां निबंध है इस निबंध संग्रह का या निबंध संकलन का, तमाल के झरोके से। तमाल के झरोके से जो निबंध है, इसके निबंधकार या लेखक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित या लिखित ये निबंध है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमारा विशेष फोकस तमाल के झरोके से निबंध है उस पर रहेगा। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की, जिस विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये कंटेंट, ये विषय वस्तु सम्मिलित है। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका अवलोकन करें और विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना बरतें। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं ध्यान दें। मैं इस वीडियो में 3 जो बिंदु है या टॉपिक है या प्रकरण है, उस पर मैं विशेष चर्चा करूँगा। पहला हमारा बिंदु है, चर्चा का विषय है या बिंदु, तमाल के झरोके से जो निबंध है, इसके जो लेखक या निबंधकार हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र, इनका संक्षिप्त व्यक्तित्व, कृतित्व या इनका जीवन परिचय है, उसके बारे में पहले चर्चा करूँगा। इसके बाद प्रस्तुत निबंध का संक्षिप्त सारांश या इसका जो कथानक है उसके बारे में चर्चा करूँगा। और उसके पश्चात यदि समय रहेगा तो इस निबंध के जो प्रमुख गद्यांश हैं या प्रमुख गद्यावतरण हैं, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। इस वीडियो में मैं बहुत ही बेहद रुचिकर या रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं। तो छात्राएं, प्रिय छात्राएं, इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तो पहले हम चर्चा करते हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी लेते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1926 ईस्वी में और इनका देहावसान 2005 ईस्वी में हुआ था। श्री विद्यानिवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 ईस्वी को जिला गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा जिला है, गोरखपुर के पकड़ी डीहा गांव में हुआ। कब हुआ था? 14 जनवरी 1926 ईस्वी को। और इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्री एजुकेशन, वो गांव की पाठशाला में ही हुई थी।
और इन्होंने गोरखपुर से इंटरमीडिएट करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने समय समय पर स्वर्गीय राहुल सांकृत्यायन तथा श्री नारायण चतुर्वेदी के साथ कोश कार्य तथा विंध्य तथा उत्तर प्रदेश के सूचना विभागों में भी कार्य किया। मिश्र जी 1957 से 1968 ईस्वी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे थे। इस बीच कैलिफोर्निया तथा वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक गेस्ट प्रोफेसर के रूप में तथा उत्तरी अमेरिका में शोध रिसर्च प्रोफेसर शोध प्राध्यापक भी रहे। 1968 से 1977 ईस्वी तक संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में भाषा विज्ञान एवं आधुनिक भाषा विभाग के अध्यक्ष तथा आचार्य रहे। आगरा विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल मुंशी विद्यापीठ में हिंदी तथा भाषा विज्ञान के निदेशक और आचार्य भी रहे और इनका निधन सन 2005 में हुआ था। तो बहुत लंबा इन्होंने कार्य किया है, कई विश्वविद्यालयों में ये प्राध्यापक रहे और भाषा विभाग और भाषा विज्ञान के बहुत ही प्रतिष्ठित ये विद्वान रहे हैं, बहुत अच्छे आलोचक रहे हैं। मिश्र जी के कृतित्व में पर्याप्त विविधता है। उन्होंने साहित्य की चेतना, हिंदी की शब्द संपदा, पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति तथा रीति विज्ञान प्रभृति आलोचना ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक मौलिक व्यक्ति व्यंजक निबंध भी लिखे हैं। अब इन निबंधों में प्रमुख है चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, साहित्य की चेतना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीली तारों के आर पार, कौन कौन तू फुलवा बीनन हारी, अस्मिता के लिए तथा तमाल के झरोके से आदि निबंध संग्रहों में संकलित है। पानी की पुकार इनका काव्य संग्रह है। एक काव्य संग्रह भी इन्होंने लिखा है, उसका नाम है पानी की पुकार। तो ये इनका क्या है, निबंध साहित्य है, बहुत लंबा इन्होंने लेखन कार्य किया है। मिश्र जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध शैली के निबंधकार हैं। इन्होंने भोजपुरी लोक संस्कृति, परंपरा बोध तथा आंचलिक जीवन मूल्यों को अपने निबंधों का विषय बनाया है। आचार्य द्विवेदी की परंपरा तथा शैली का अनुगमन करते हुए भी इन्होंने अपनी मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। वह अतीत को आधुनिकता के चश्मे से देखते हुए, अतीत को आधुनिक चश्मा या चश्मे से देखते हुए
विषय प्रवेश के प्रतिपादन में अतीत और वर्तमान का समीकरण कर लेते हैं। इनके प्रतिपादन में आंचलिकता का स्वर मुखर है। आंचलिकता विशेष रूप से इनके साहित्य में, इनके सर्जन में देखने को मिलती है। इस संदर्भ में उनका होना बराबर प्रमाणित होता है। लोक चेतना का अन्वेषण इनकी विषय वस्तु का विशिष्ट अंग है, यानी लोक रंग इनके साहित्य में हम देख सकते हैं। ग्राम्य जीवन संबंधी निबंधों में सांस्कृतिक अमोघता के दर्शन होते हैं। इनके अनेक निबंधों में पौराणिक जीवन मूल्यों, परंपराओं तथा लोक जीवन की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। मिश्र जी के निबंधों में उनका मनमौजी व्यक्तित्व, भ्रमणशीलता तथा रस ग्रहण की शक्ति चित्रित है। इनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व तथा लोक संस्कृति की अंतर्वर्तनी रसधारा के साथ साथ विचार तत्व, कल्पना, प्रकृति का रागात्मक चित्रण, जीवन मूल्य, परंपरा, साहित्य, समाज, राजनीति तथा संस्कृति का समस्या मूलक विश्लेषण भी होता है। समग्रता की यह बुनावट उन्हें अन्य निबंधकारों की शैली से अलग भी कर देती है। मिश्र जी के ललित निबंध विचारात्मक, संस्मरणात्मक तथा समीक्षात्मक है। इनमें शैली बाहुल्य भी है। विविध शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है अपने निबंधों में। इन्होंने संदर्भ एवं विषयानुसार विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। ये समस्त शैलियाँ इनके निबंधों में हमें देखने को मिल जाएगी। कहीं कहीं उनके विचार कवित्वपूर्ण भी हो उठे हैं। भाषा संस्कृत होते हुए भी प्रभामयी है, प्रवाह है भाषा में। तद्भव तथा देशज शब्दों के प्रयोग से भी उन्होंने स्थान स्थान पर भाषा में तरल प्रवाह तथा ताजगी लाने के लिए निसर्गतया कवि दृश्य का उपयोग किया है। उनके निबंधों के शीर्षक चौंकाने वाले तथा असाधारण है। इन शीर्षकों के अंतर्गत प्रतिपादित विचार संपदा, शास्त्र ज्ञान एवं लोक संस्कृति के बिंब प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हुई उनके पांडित्य का भी परिचय देती है। उनका चिंतन जहाँ जहाँ शोध की राह पर चलने लगता है, वहाँ वहाँ भावना पर बौद्धिकता का कब्जा होने लगता है। ऐसे स्थलों पर संस्कृत की मधुर शब्दावली का संगीत भी गूंजता है। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से चित्रवंतता यानी चित्रमय भाषा यानी चित्र उपमता एवं माधुर्य का अनूठा सन्निवेश रहता है। मिश्र जी के निबंधों में चिंतन की प्रधानता है, भाषा शैली में सहजता है, कवित्व, गूढ़ चिंतन तथा लोक संस्कृति का आंचलिक परिवेश में प्रतिपादन मिश्र जी की रचनाओं की विशिष्टता है, खासियत है। तो ये संक्षिप्त में इनका व्यक्तित्व, कृतित्व या जीवन परिचय है। अब हम प्रस्तुत निबंध है तमाल के झरोके से, इसका संक्षिप्त में सार तत्व हम देखते हैं। छात्राएं ध्यान से देखें इस निबंध का। ये मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तमाल के झरों
तमाल के झरोके से निबंध का मूल भाव या निबंध का प्रतिपाद्य या इसका सारांश, उसको हम देखते हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हिंदी के एक श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं। इसमें किसी तरह का कोई संदेह या कोई हमें सस्पेंस नहीं है। तमाल के झरोके से नामक निबंध में लेखक ने तमाल वृक्ष के माध्यम से राधा कृष्ण को याद किया है। इनके जो आराध्य देव है राधा और कृष्ण है, उसको इन्होंने स्मरण किया है। वे राधा कृष्ण को याद करते हुए कहते हैं, बसंत प्रिया प्रियतम दोनों और उद्दाम आकांक्षा की ऐसी ओड़ी लहर बन जाता है कि मिलन होता भी है तो राधा कृष्ण को नहीं पाती। श्री कृष्ण की पोर पोर में उपई हुई राधा को ही पाती है और श्री कृष्ण के रस में डूबकर जब उतराती है तो श्री कृष्ण से कहती है, मुझे ऐसे साजो कि अंग अंग में तुम्हारी श्यामता छा जाए, मेरी आंखों में काजल बनकर चमको, मेरे माथे पर कस्तूरी के तिलक बनो, मेरे हृदय के ऊपर कस्तूरी के लेप बनो, मेरे फिर से कसे हुए केश पास बनो, उसमें मुझे कली में रूपांतरित करके उसमें अपने हाथों से गूंथ दो और कहती रहती है कि यदुनंदन मैं अस्त व्यस्त हो उठी हूँ तुम्हारे साथ रम कर मुझे वैसा कर दो जैसी मैं आई थी। निबंधकार ने प्रस्तुत निबंध में यह भी स्थापित किया है क्या कि जीवन की सार्थकता पाने में नहीं लुटाने में है। जीवन की सार्थकता पाने में नहीं है, उसको लुटाने में है। निबंधकार ने लिखा है कि यही मानुष जन्म की सार्थकता है कि पुरुष नारी के लिए या नारी पुरुष के लिए जब अट्रैक्शन से खिंचकर आकांक्षा करे, यह केवल प्यार का प्रारंभ हो, यह स्नेह की वह पहली बूंद हो जो पानी से भरी थाली में गिरती है तो फैलते फैलते थाली की वारी तक चली जाती है और थाली को कितना ही धोइए थाली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। कुछ न कुछ लगी रहती है, उल्टे धोने वाले हाथ को स्नेहिल कर देती है। प्यार पाना कोई लक्ष्य है, प्यार होना, निरा प्यार होना इस जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पाने वाले को कानी उंगली छीननी पड़ती है, उसी में से अमृत निकलता है। पाने वाले को मन मथना पड़ता है, मन का मंथन करना पड़ता है, उसी की चिकनाई तो दुर्निवार विस्तार बनती है। पाने वाले को अहंकार का दुर्ग तोड़ना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। कबीर ने भी बहुत सुंदर लिखा था, मैं आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए ये पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ जो साम्यता के लिए। ये तो है घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माई। तो प्रेम करना कोई हंसी खेल नहीं है, क्योंकि प्रेम का पंथ तो कराल महा है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावना है।
तो जो व्यक्ति तलवार की धार पे चल सकता है वो ही प्रेम मार्ग में सफल होता है। प्रेम में लेना ही लेना नहीं होता है, देना भी पड़ता है। लेना तो नाम मात्र का होता है, बाकी जिंदगी भर देना ही देना पड़ता है। तो अहंकार का दुर्ग तोड़ना होता है, उसे उस दुर्ग से बाहर निकालना होता है, उसे कुंज में लाना होता है। संगमरमरी फर्श से बालू के धरातल पर लाना होता है। मखमली सेज से उठाकर करील की छांव में स्थापित करना होता है। पाने वाले को ऐसा कर देना होता है कि वह पाए भी तो उस पाने को पानी नहीं लुटना समझे कि मैंने लुटाया है। लेखक का कहना है कि जो लोग अपने जीवन में स्वार्थी बने रहते हैं, स्वार्थ लोलुप हैं, वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग एकांकी बनकर या एकाकी बनकर जीते हैं। वे न तो अपने परिवार के रह पाते हैं और न ही समाज के। ऐसे लोगों को कोई याद नहीं करता है। ऐसे लोग ऐसे ही जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। जो लोग अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीते हैं, वे ही जीवन जीने की कला को जानते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य खुद पाने में नहीं अपितु परमार्थ में होता है। तो स्वार्थ से थोड़ा व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए, परमार्थी बनना चाहिए। जो जीवन में लुटता है वही जीवन के मर्म को जान पाता है। जो अपना सब कुछ दूसरों के लिए होम देता है तथा मन वचन कर्म से लोक कल्याण के प्रति समर्पित हो जाता है, वही लोक में नाम व यश प्राप्त कर पाता है। ऐसे ही यश की और प्रसिद्धि यूँ ही नहीं मिल जाती है, इसके लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। लेखक कहता है, श्री कृष्ण सब सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, पर क्या वे स्वयं निरंतर टूटते नहीं हैं? लोगों को इतना तोड़ने वाला क्या स्वयं टूटने से बचेगा? कदापि नहीं। इतना लूटने वाला क्या स्वयं लूटने से बचेगा? नहीं, वे टूटते ही रहते हैं। गोपियों से, गोपों से, राधा से, मथुरा से, गोकुल से, वृंदावन से, फिर मथुरा से, द्वारका से, हसनापुर से, इंद्रप्रस्थ से, फिर प्रभास से, अंत में अपनी उस मधुर मूर्ति से जिससे उन्होंने असंख्य जनों को तोड़ा। पूरा जीवन उनका टूटना ही तो है। लेखक आगे कहता है कि जो बसंत में तमाल की भांति मिटना सीख जाता है, वही जीवन को जीने की कला सीख पाता है। जिसके जीवन में बसंत को न्योतने का साहस नहीं, झेलने की तैयारी नहीं, बसंत में मिटने का भाव नहीं और तिल कर मिटने की चाह नहीं, वह जीवन जीने की कला से निरा अपरिचित है। लेखक कहता है, जिंदगी कुछ ऐसी ही बेदर्द है, जिंदगी कुछ ऐसी ही बेदर्द है कि दुखों का संकल्प ही नहीं देती, दुख में मिटने का संकल्प ही नहीं लेने देती। इतनी नादान है कि नीचे गिरे हुए पत्तों सरी के झूठे सुख के सपने बीनती रहती है। यह न जलना जानती है न सरसना, केवल गीली लकड़ी की तरह धुआं बनना जानती है, जलती रहती है। अपने लिए भी दूसरों के लिए भी घुटन बनना जानती है। काश बाजू के तमाल से सीख लेती, समूची की समूची मिटती और समूची की समूची मिटकर महकती। इस प्रकार
प्रस्तुत निबंध में लेखक यही संदेश देता है, यही मैसेज देता है कि जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। अरे अपने लिए तो संसार जीता है, अरे दूसरों के लिए जीना सीखो। इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीना है। क्योंकि जो लोग इस संसार में स्वार्थी बनकर जीते हैं, वे अपने जीवन को जीने की कला से परिचित नहीं होते, और ऐसे लोग इस संसार में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन तो पशु के समान होता है, जो केवल अपने लिए जीता है। वो पशु के समान है, निरा पशु है। किंतु जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, उनके सुख दुख और दर्दों में काम आते हैं, और जो अकिंचन गरीब, वे पीड़ितों की सहायता करते हैं, वे उस आनंद को प्राप्त करते हैं जिसे पाने को देवता भी तरसते हैं। जैसे सूरज दूसरों को प्रकाश देता है, चंद्रमा संपूर्ण संसार को चांदनी प्रदान करता है, उसी प्रकार से जो परमार्थी होते हैं, वे भी तमाल की भांति, तमाल वृक्ष की भांति अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन ही वास्तव में सार्थक होता है। तो ये इस तमाल के झरों के से जो निबंध है, उसका मूल भाव या मूल प्रतिपाद्य, या यूँ कहे कि इसका संक्षिप्त सारांश है। अब अगला हमारा चर्चा का बिंदु है तमाल के झरोके से निबंध के प्रमुख गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से, परिचय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहले हम प्रस्तुत निबंध का पहला जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे। नंबर 1, काली कालिंदी को इसी ने अपनी घनी काली छाया से काला भंवर बना दिया। इसी ने गोरी राधा के उज्ज्वल नील प्यार की छां और सघन और से आर्द्र कर दी। इसको मैं हर बसंत में झरते और झीने झीने फूलों से भरते देखता हूँ। हर वर्षा में इसे सघन पत्र जाल में हर वर्षा में इसे सघन पत्र जाल का छवि बना देखता हूँ। इसकी छां में जो रस वर्षा होती है, वह बाहर की रस वर्षा से कहीं अधिक जोरदार होती है। ये तमाल दोनों रस वर्षाओं से भीग भीग कर सिहरता रहता है। इसकी छाया में कितना अंधकार सिमटता है, उस अंधकार में वृष भानु की दमकती दुलारी राधा श्यामा हो जाती है, और श्याम घनश्याम हो जाते हैं। श्यामा श्याम की रसकेली से भीगी वनभूमि श्यामा हो जाती है। तो अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6% व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य होते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित पंडित विद्यानिवास या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित तमाल के झरोके से शीर्षक निबंध से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस निबंध का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या निबंध में लेखक ने तमाल वृक्ष के माध्यम से सात्विक एवं लौकिक प्रेम, दुनियावी एवं सात्विक सच्चे दुख के बारे में विवेचन करते हुए मनुष्य की रागात्मक वृत्ति का अंकन किया है। इस अवतरण में मिश्र जी ने तमाल वृक्ष की विशेषताओं एवं गुणों के बारे में बताया है। तो ये इस गद्यांश का प्रसंग है। अब हम इसका व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, भावार्थ
उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि तमाल वृक्ष काला होता है, इसका रंग काला है। इसकी घनी कालमा से काली यमुना नदी और भी काली हो गई है। घनी काली छाया से यमुना के जल को काले भंवरे के रंग का बना दिया है। तो पानी भी काला हो गया, यमुना भी काली है। इसी की गहरी छाया ने उज्जवल निखरे रंग की राधा के नीले रंग के सांवले कृष्ण के प्यार की छाया को, प्रभाव को और भी गहरा एवं नम बना दिया है। अर्थात तमाल के प्रभाव से कृष्ण राधा के प्रेम में गहराई और आत्मीयता बढ़ी, नमनीयता बढ़ी। मिश्र जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में इसके पत्ते झड़ते हैं और बदले में झीने झीने फूलों से यह भर जाता है। वर्षा ऋतु आने पर यह इतना घना हो जाता है कि मानो पत्तों के जाल से पूरे बड़े छत्र के समान दिखाई देता है। इसके पत्तों के नीचे इसकी छाया में जो रस की बूंदें, पानी की बूंदें टपकती है, वे बाहर की वर्षा बूंदों से भी कहीं अधिक प्रभावी और जोरदार होती है। तमाल का पेड़ अपने पत्तों की रस वर्षा एवं बाहर की रस वर्षा से भीगकर सिहर उठता है। इसकी छाया बहुत घनी एवं अंधकार में हो जाती है। ऐसा अंधकार कि उस अंधकार में वृष भानु की लाडली बेटी राधा गोर रंग से श्याम वर्णी हो जाती है और कृष्ण और भी घने सांवले हो जाते हैं, श्याम से घनश्याम हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, राधा कृष्ण की प्रेम की करुणाओं और लीलाओं से भीगी हुई वन की भूमि और भी अधिक श्याम वर्णी एवं कृष्ण में या प्रेम में हो जाती है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इस पर टिप्पणी या इसका कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में तमल वृक्ष की श्यामलता को निबंधकार ने कृष्ण, राधा एवं वन भूमि पर आरोपित किया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तथा तमाल वृक्ष की विशेषता बताते हुए यहाँ व्यक्त हुआ है कि वर्षा ऋतु में इसके पत्ते इतने घने हो जाते हैं कि पत्तों से ही बहुत बड़े छाते का रूप दिखाई पड़ता है। तथा श्याम शब्द का बहुत ही प्रभावी प्रयोग किया है, जो श्लेष अलंकार एवं सवंग पद यमक से प्रभावी हो गया है। वन भूमि का श्यामा हो जाने का भाव यह है कि एक और वे काली तो होती ही है, साथ ही श्याम राधा के प्रेमालाप से श्यामा अर्थात प्रेम में श्याम या कृष्ण में हो उठती है। बिहारी ने भी एक धोए में ये रंगों की विशेषता का चित्रण किया है कि मेरी भवबाधा रो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुध होई। श्याम यानी कालार हरा रंग के मिश्रण से श्याम वर्ण के तो कृष्ण है और गोर वर्ण की राधा है। अभी दोनों गोरा और काला यानी सफ़ेद और काला रंग का मिश्रण होता है तो तीसरा रंग बन जाता है, तीसरा रंग होता है हरा रंग। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही, धन्यवाद। और हम अगले गद्यांशों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।